और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को बने करीब 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब भी देश में हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। जगह जगह से विचलित करने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। আমি আইন অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू सुरक्षित होंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या अब हिंदुओं पर हमले रुकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभलने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। मोहम्मद यूनुस चाहे जो दावा करें, हिंदुओं पर हमले के पीछे की वजह चाहे जो गिनाए, लेकिन सच ये है कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा देश की सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल हालात क्या हैं, अब जरा वो देखिए। ये बांग्लादेश के नोआखली का वीडियो है। वीडियो में कुछ कट्टरपंथी एक हिंदू लड़की को अगवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग लड़की को जबरन कार में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जब शिकायत हुई तो कई घंटों बाद जाकर सेना ने इस हिंदू लड़की को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाया। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार मदद के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम बॉर्डर इलाके में पहुंची, बॉर्डर के इलाकों में स्थिति समझने की कोशिश की। बांग्लादेश में किस तरीके से तनाव जारी है, इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया, देश का ऐसा पहला चैनल जो आपको लेकर आया है उस नदी के किनारे जो नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है, यानी कि पद्मा नदी है। और मेरी मौजूदगी देखिए उसी पद्मा नदी में है। अब मेरे नाविक हैं, उन्होंने नाव को बंद कर दिया है क्योंकि ये वो यहाँ से मोड़ लोगे। हाँ, ये भारत है, जितने में उनकी नाव आपको दिखाई दे रही है, ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं, निजाम दिखाइए जरा, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ जूट के ये खेती करते हुए वहीं तक भारत की सीमा है। और वो फ्लैग दिखाइए जरा, वहां से ये जो ये हिस्सा बट गया ना, ये 2 फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की सीमा जो है शुरू हो गई। इसीलिए मेरे नाविक ने यहीं से नाव को अपनी मोड़ लिया। जरा इधर आइए भैया। सीमांत है इधर, हमारा जो झंडा है, हाँ, झंडा का ऊपर वो नीला वाला झंडा, नील वाला झंडा वाला उधर बांग्लादेश है, हाँ, और इसका हमारा इंडिया है। कभी ऐसा हुआ है उधर की तरफ पहुंच गए हो?
या पता रहता है कि इधर हाँ है? पता लगता है। पता रहता हमारा है। का जमीन का वो इंडिया का वो उधर है, इंडिया का इधर है, वो साइड में पूरा बांग्लादेश है। अच्छा, और आना जाना किसी का नहीं, हो पाता है? नहीं। किसी का नहीं, नहीं। बीएसएफ निगरानी रखती है? बीएसएफ पूरा निगरानी रखती है। फौज आदमी पूरा काटता। कभी ऐसा तो नहीं हुआ गलती से नाविक उधर पहुंच नहीं गया? नहीं उसको नहीं, कभी नहीं। नहीं कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बीएसएफ लगातार निगरानी कर रही है। थोड़ा घूमिए निजाम, और अगर बीएसएफ का वो पॉइंट दिखा पाएंगे तो दिखाइए जरा। वो बीएसएफ का पॉइंट है और वो सारी हमारी नाव है। देखिए ये सारी की सारी हमारी नाव है जिन पर आप भारत का झंडा देख पा रहे होंगे, और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। बांग्लादेश में क्राइसिस के बीच जो छात्र वापस हिंदुस्तान लौटे हैं उनसे सुनिए कि फिलहाल बांग्लादेश के शहरों में क्या हालात हैं। कि वहाँ पर नेटवर्क शट डाउन कर दिया था, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। कब आई यहाँ पर? वहाँ से हम 23 को निकले थे, 25 को हम वापस मतलब अपने घर आ गए थे। बांग्लादेश में चुनौती बड़ी है, सरकार पर जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा अब अंतरिम सरकार से उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इसी बीच दहशतगर्दी की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश है। बांग्लादेश में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश। सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में आतंकी संगठन। भारत के खिलाफ प्लानिंग, मोहरा बांग्लादेश। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में हालात पटरी पर लौटेंगे या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में ग्लोबल टेरर ब्रिगेड एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही है। खुफिया सुरक्षा एजेंसियां दावा यह भी करती हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को यह कट्टरवादी आतंकवादी संगठन हाईजैक करना चाहते हैं, ताकि भारत समेत पूरे विश्व में वह अपने पैर पसार सके और आतंकवाद विरोधी उनके एजेंडे को मिल सके एक मजबूत स्पॉन्सर। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ हार्डलाइनर आतंकी संगठनों की टोली भी एक्टिव हो गई है। आतंकियों का यह दस्ता सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कट्टरपंथियों के इस खास किलर टीम में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमात उल अंसार फिल हिंदल शारकिया, अंसार अल इस्लाम, हरतक उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों के जेल से रिहा हुए काडर शामिल हैं, जिनको बांग्लादेश और भारत में आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, या फिर ये तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश में कहीं छिपे हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि नूरुल इस्लाम बुलबुल मोहम्मद, नजरुल इस्लाम कमाल अहमद सिकदर, अबू आमिर अल बंगाली, अबू रूहम अल बंगाली, अबू अदनान, अबू दुजाना अल बंगाली और अबू एहसन वो प्रमुख चेहरे हैं जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। नूरुल इस्लाम जेएमबी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जो उनकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। बुलबुल मोहम्मद ढाका में एक्टिव है। फिलहाल जमात के रिहा हुए नेताओं के स्वागत कार्यक्रम का वो आयोजन कर रहा है। अबू आमिर के अल कायदा इंटरनेशनल से संपर्क रहे हैं, जबकि अबू दुजाना और अबू एहसन जमातुल अंसार फिल हिंदल शारकिया संगठन के सदस्य हैं, जो पिछले कुछ ही सालों में सक्रिय हुआ है और आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका थी। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार बनी है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और उस जैसे कई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन। और इसकी वजह साफ है क्योंकि वह भारत में अपने काडर को ढकेलना चाहते हैं, ताकि उनके काडरों को फंडिंग मिल सके और उनका मजबूत बेस यहां भी भारत में तैयार हो सके और लगातार वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें।
पता तो ये भी चला है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों का नेटवर्क खास तौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिलों के अलावा असम के मुस्लिम बहुल जिलों में कुछ हिस्सों में सक्रिय है। ये क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के गढ़ों के भी करीब है। पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने के बाद खुफिया एजेंसी को ये भी जानकारी मिली है कि संगठन ने दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में भी अपने पैर पसार लिए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के भारत में लगभग 50 मॉड्यूल काम कर रहे हैं। इसमें से ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि दूसरी जगहों पर सक्रिय आतंकी समूहों के साथ संबंध है। इन सभी समूहों को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र उनकी भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और सलाफी समर्थक विचारधारा है। भारत में कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के सहयोगी हैं इंडियन मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उम्मा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम। पाकिस्तान के मामले में इन्होंने लश्कर तैयबा, एलईटी और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हूजी के साथ एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के साथ संबंध बनाए हैं। म्यांमार में अपने संचालन के लिए इन्होंने दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में स्थित रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिनका मेन मोटिव है बांग्लादेश से बगदाद तक जिहाद। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के नाम पर किस हद की कट्टरता हुई, उसका एक बड़ा सबूत सामने आया है। जिस दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, उसी रोज 2 पुलिस वालों को कट्टरपंथियों ने जान से मारने के बाद चौराहे पर लटका दिया। अशुलिया पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मी ये लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान पहले मौत के घाट उतारा गया और फिर इन 2 पुलिस वालों को चौराहे पर एक ब्रिज के नीचे लटका दिया गया। तस्वीर आपके सामने है। 5 अगस्त की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पहले अशुलिया पुलिस थाने को आग लगाई और यहां पर हुई हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो पुलिस वालों को किस तरीके से लटकाया गया है, उसकी ये तस्वीर, ये वीडियो 5 अगस्त का जो कि बताया जा रहा है। पहले वहां पर हिंसा हुई और उसके बाद ये कट्टरता वहां पर देखने को मिली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले की लगातार खबरें आ रही हैं। इसी मामले से जुड़ी अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल शोरूम को आग के हवाले कर दिया, जो कुछ ही देर में धू कर जलकर राख हो गई और बताया गया कि इस शोरूम के मालिक बिमल चंद्र डे हैं। दावा यह है कि शोरूम को इसलिए धुआं कर दिया गया क्योंकि इसके मालिक एक हिंदू हैं। तो मोटरसाइकिल का ये शोरूम है जो धुआं होकर किस तरीके से जल रहा है आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस हद तक अब पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की ताजपोशी हो गई है। अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से कोई भी नहीं दिखा, जिसके साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के भी दावे किए जाने लगे हैं। गाजा है ये, यहां जिंदगी बारूद से सनी है, कदम कदम पर मौत है, कोई भी सलामत नहीं। एशिया महाद्वीप के उसी हिस्से का ये मुल्क सीरिया है, जिसकी शक्ल बारूदी प्रहार से बिगड़ रखी है। युद्ध का ताप झेल चुकी इन्हीं दोनों जैसा हाल बांग्लादेश का होने वाला था। भारत के पड़ोसी देश में बहुत बड़े और खौफनाक कांड की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश को गाजा बनाने का प्लान था। ढाका को सीरिया जैसा खंडहर बनाया जाना था।
शेख हसीना को गद्दाफी जैसी सजा दी जानी थी। सिर्फ 45 मिनट से बच गई शेख हसीना। जिस आग से बांग्लादेश जला, जिस गुस्से से शेख मुजीब के पुतले ढहे, जिस आक्रोश से चटगांव में लाशें बिछी, वो अनायास नहीं था। ना ही वो आवाम की शेख हसीना से कोई नफरत। ये चिंगारी का खेल था जिसे भड़काया गया। आग भड़कने के बाद उसमें पेट्रोल छिड़का गया। पेट्रोल छिड़कने के बाद इसमें बेगुनाहों को झोंका गया। सैकड़ों जान खाक करने के बाद भी जब बांग्लादेश के दुश्मनों को यह इत्मीनान नहीं हुआ कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ेंगी, तो उनके मर्डर का प्लान तैयार किया गया। बांग्लादेश के कट्टर जमाती, बांग्लादेश के सबसे कट्टर दुश्मन, देश की खुफिया एजेंसी, उसी मुल्क के आर्मी जनरल और खूंखार दहशतगर्दों ने ऑपरेशन गणभवन की प्लानिंग की थी। गणभवन को घेर कर शेख हसीना को भीड़ के हवाले करने की साजिश का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय ने किया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सजीव ने बताया कि ढाका के गणभवन में शेख हसीना की जान खतरे में थी। मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेगी नहीं, ये सब बकवास है। इसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। शेख हसीना की जान कौन लेना चाहता था? आंदोलनकारी छात्रों को कौन गणभवन तक ले जा रहा था? हिंसक उपद्रवियों का सरगना कौन था? क्या ये ढाका के कट्टर जमाती थे? क्या हसीना की जान लेने के लिए दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई गई थी? बांग्लादेश की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में क्या कोई शेख हसीना का दुश्मन था? 5 अगस्त की तारीख को ढाका में जो हुआ वो जितना सनसनीखेज था उतना ही खौफनाक भी। इस डरावने घटनाक्रम के बीच भी शेख हसीना अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं थी।